कहां तक पढ़ लिया था? रूपनगढ़ नदी, यानी कि अपने जो कल बात की थी वो एक बात की थी अपने गग्गर नदी की। गग्गर नदी के बारे में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि गग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों में कालका से उसका क्या होता है, उद्गम होता है, और राजस्थान में टिब्बी से प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से, और उसके बाद में हनुमानगढ़ के अंदर अपने क्या जो भटनेर दुर्ग है या भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो गग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता है, उसके बाद में जो रंग महल सभ्यता है वो भी अपने गग्गर नदी के किनारे थी, और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो गग्गर नदी है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाकर के विलुप्त हो जाती है। दूसरी जो नदी हमने पढ़ी थी जो राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी थी उसका नाम था काकनी नदी या काकनी नदी या मसूरदी नदी, जैसलमेर के अंदर है, 17 किलोमीटर उसकी क्या है लंबाई है। इसके बाद में हमने जो तीसरी नदी पढ़ी थी वो नदी पढ़ी थी हमने तांतली नदी, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है और चूरू सीकर की सीमा पर अलसीसर मलसीसर गांव के पास में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सांबर झील में गिरने वाली नदियां, तो सांबर झील का जो आकार है वो कैसा है, आयताकार आकार है ना, और उसके अंदर जो प्रमुख नदियां गिरती है उनमें है खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। इन सभी नदियों के बारे में अपने अध्ययन कर लिया था, और आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो अपने बाणगंगा नदी से स्टार्ट करेंगे। तो अपने हेडिंग लगाते हैं बाणगंगा नदी। तो हेडिंग लगा देते हैं बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बारे में अपने देखें तो बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, सबसे पहले अपने देखते हैं उद्गम। तो कौन सी पहाड़ियों से होता है, बेराठ की पहाड़ी, बेराठ की पहाड़ी से उद्गम होता है, और बेराठ की पहाड़ी कहां पे है, जयपुर में है। और बेराठ के बारे में क्या जानते हो, बेराठ एक सभ्यता भी है ना, बेराठ एक सभ्यता भी है। यहाँ पर सभ्यता स्थल के रूप में यहाँ पे अपने देखते हैं गणेश डोंगरी है, भीम डोंगरी है, वो यहाँ पे स्थित है। इन पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। तो बाणगंगा नदी जो जयपुर है, दौसा है और भरतपुर से होते हुए ये नदी बहती है। पहले ऐसा था कि ये जो नदी है ये यमुना नदी के अंदर गिरती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर ये नदी है वो यमुना नदी तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके उपनाम अपने देख लेते हैं कि इस नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम, तो उपनाम के बारे में अपने को जानकारी मिलती है, जैसे कि अपने इसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा, इस नाम से जानते हैं, अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं। तो लिख देते हैं एक नाम, तो हम लिख देते हैं इसका अर्जुन की गंगा। एक इसे बोलते हैं रुंडित नदी, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी। और एक नाम है वो इसके बारे में अपने मिल जाता है कि इस नदी का नाम है ताला नदी। कौन सी नदी है ये, ताला नदी। ये जो तीन इसके क्या मिलते हैं, उपनाम मिलते हैं। अर्जुन की गंगा कहने का जो कारण है उसके पीछे दो तर्क अपने को मिलते हैं। एक तर्क अपने देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जो पांडवों को वनवास हुआ था, और वनवास के बाद में उन्हें 1 साल का अज्ञातवास भी हुआ था, यानी कि जिसके अंदर क्या है कि कौरवों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि पांडव कहां रह रहे हैं। तो इस समय जो अर्जुन या जो पांडव थे वो अपने विराट नगर के अंदर थे। विराट नगर का मतलब है जयपुर वाला क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पे थे, ये भेष बदल करके रहते थे, और उसी समय क्या है जब कौरवों को पता चल गया तो कौरवों ने यहाँ पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया इनको ढूंढने के लिए। तब उस आक्रमण का जो सामना किया था ना, वो सामना किसने किया था, अर्जुन ने किया था। तो अर्जुन ने एक शर्त भी यहाँ पे ली थी कि जब ये अज्ञातवास के दौरान गए थे तब इन्होंने क्या अपने जो धनुष बाण थे उनको क्या कहीं रख दिए थे। और इस युद्ध के अंदर क्या है, युद्ध करने के लिए कौन आता है, तो अर्जुन आता है। एक अर्जुन आता है और एक जो विराट जो नगर है उसका क्या है, राजकुमार आता है युद्ध करने के लिए। तो राजकुमार युद्ध करने में सक्षम नहीं है तो युद्ध कौन करता है, अर्जुन करता है। तो अर्जुन ने एक शर्त ले रखी थी कि जब तक मैं मेरे अस्त्र शस्त्रों को गंगा नदी के जल में पवित्र नहीं करूंगा तब तक मैं इन अस्त्र शस्त्रों का क्या उपयोग नहीं करूंगा। तो अचानक युद्ध की जरूरत पड़ने के कारण क्या है, अर्जुन ने किसी दूसरे अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से गंगा नदी का वहां पे अपने क्या है उत्पन्न की वहां पे गंगा, और अपने अस्त्र शस्त्रों को वहां पे पवित्र करके और उस युद्ध के अंदर क्या है जीत हासिल की थी, कौरवों को वहां से खदेड़ दिया था। ये कारण है अर्जुन की गंगा कहा जाने का।
दूसरा नाम है रुंडित नदी। तो रुंडित नदी के पीछे कारण है कि रुंडित नदी से क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले ये नदी थी, ये यमुना नदी के अंदर गिरती थी आगे जाकर के। कौन सी नदी में मिलती थी? यमुना नदी के अंदर मिलती थी। ये यमुना नदी है। और ये कौन सी नदी है? ये बाणगंगा नदी है। तो वर्तमान में क्या है कि ये नदी है वो यमुना नदी तक नहीं पहुंच पाती। इसी के कारण क्या है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये नदी रास्ते में रास्ता भटक गई है या रुंडित हो गई है। यही कारण है कि इसे रुंडित नदी के नाम से भी जानते हैं। अब अपने देखते हैं कि इस पर जो बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बहाव क्षेत्र तो कौन कौन से जिलों से होकर के बहती है? तो ये जो नदी है, ये नदी जयपुर, दौसा और भरतपुर, इन 3 जिलों के अंदर बहती है। और 2012 के बाद में क्या है, या मैं ये कहूं कि 2012 के अंदर इस नदी को क्या है, अंतर प्रवाह वाली नदी अपने, या ऐसे कहें कि आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं, उसके अंदर इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो अपने लिख देते हैं 2012 से इसे आंतरिक बहाव की नदियों में शामिल किया गया है। इससे पहले किसमें शामिल थी? तो इससे पहले ये बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंदर आती थी, क्योंकि जो बाणगंगा नदी है वो अपना जल कौन सी नदी में गिराती थी? यमुना नदी में। और यमुना नदी अपना जल कौन सी नदी में गिराती है? गंगा नदी के अंदर। और गंगा नदी जो अपना जल है वो अपने बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इस प्रकार से ये जो नदी है ये पहले किस नदी तंत्र के अंदर आती थी? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का क्या थी? ये हिस्सा थी। लेकिन वर्तमान के अंदर ये आंतरिक अपवाह तंत्र का क्या मानी जाती है? भाग मानी जाती है। तो इसे आप नोट कर ले। इसके बाद में इस पे कुछ बांध है, उन बांध की अपने बात कर लेते हैं। इस पे एक बांध है जमुआ रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है? जमुआ रामगढ़ बांध। जमुआ रामगढ़ बांध क्या विशेषता है इस जमुआ रामगढ़ बांध की? तो जमुआ रामगढ़ बांध की जो विशेषता है वो ये है कि इस बांध से एक तो जयपुर को जलापूर्ति की जाती है। किसे जलापूर्ति की जाती है? जयपुर को जलापूर्ति की जाती है। तो हम लिख देते हैं जयपुर को जलापूर्ति कौन से बांध से हो रही है? तो जमुआ रामगढ़ बांध से हो रही है। एक बात अपने पढ़े तो इस जमुआ रामगढ़ बांध के अंदर एशियन खेलों की प्रतियोगिता हुई थी। एशियन खेलों की प्रतियोगिता हुई, ये नोट कर सकते हैं अपने। और क्या बात है? तो यहां पे एक मंदिर बना हुआ है इस बांध के पास में। किसका मंदिर है? तो ये मंदिर है जमुआई माता का मंदिर। जमुआई माता का मंदिर। जमुआई माता कौन से राजवंश से संबंधित है? तो कछवाहा राजवंश से संबंधित है। कछवाहा राजवंश से संबंधित है। ठीक है। कछवाहा राजवंश के अंदर किसी की पूजा की जाती है तो कौन सी माता की पूजा की जाती है? जमुआई माता की पूजा की जाती है। तो ये अपने नोट कर देते हैं। एक यहां पे होटल भी स्थित है जिसे होटल अपने क्या है, आइसलैंड के नाम से जानते हैं। या होटल आइलैंड के नाम से जानते हैं। इसे आरटीडीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। आरटीडीसी के द्वारा जो राजस्थान पर्यटन विभाग है वो इसका क्या करता है? संचालन करता है। नॉर्मल अपने जानकारी इसके बारे में रख सकते हैं। इसे अपने हेरिटेज होटल की श्रेणी में आता है। हेरिटेज होटल की श्रेणी में आता है। आप लिख सकते हो भी ये जो होटल है ये हेरिटेज होटल की श्रेणी में आता है। हेरिटेज होटल। ये जो बांध है प्रमुख बांध है। एशियन जो खेलों की प्रतियोगिता हुई है, जयपुर को जलापूर्ति भी इसी बांध से होती है। ये प्रमुख क्या है बातें हैं। अगर पूछ ले कि वर्तमान में ये नदी विलुप्त कहाँ होती है, तो भरतपुर जो जिला है, इस भरतपुर जिले के अंदर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसके बाद में अपने बात करें तो एक बांध आता है इस पे, जिस बांध का नाम है अजान बांध।
यानी कि अजान बांध को, जब अजान बांध के अंदर पानी की अगर जब कमी होती है, अजान बांध इसी अपने जैसे बना लेते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे एक बांध है, इस बांध का नाम है अजान बांध। तो अगर हमसे पूछ ले कि इस नदी के ऊपर कितने बांध है, तो प्रमुख रूप से कितने बांध है, 2 बांध है। तो हमें ध्यान रखना है, एक अपने बात करें तो यहाँ पे कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, इन पहाड़ियों का नाम है, ये जयपुर के अंदर है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस क्षेत्र में एक पहाड़ियां पाई जाती है, इन पहाड़ियों का नाम है काला खोहे की पहाड़ियां, काला खोहे की पहाड़ियां। वैसे तो ये जो काला खो की पहाड़ी है ये मीणा जाति है, मीणा जाति का उद्गम स्थल माना जाता है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे मीणा और गुर्जर जाति के लोग निवास करते हैं। कौन से लोग निवास करते हैं, मीणा एवं गुर्जर जाति के लोगों का निवास स्थान है, लोगों का निवास स्थान है, निवास स्थान है। लास्ट बात अपने लिख देते हैं कि वर्तमान में कहां विलुप्त हो रही है, ये तो तब की बात है, 2012 से पहले की बात है, लेकिन अब इसे हम क्या है, यमुना में इसका विलुप्त नहीं होती, यमुना में अपना पानी नहीं लेकर जा पाती, तो विलुप्त बिंदु है वो हम लिख सकते हैं विलुप्त। तो भरतपुर जो जिला है, भरतपुर में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। सभ्यता पूछ ले, कौन सी सभ्यता है, तो बेराट सभ्यता इस नदी के किनारे है, तो बना देते हैं बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी पहाड़ी से उद्गम होता है, विराट की पहाड़ी से उद्गम होता है। कौन से जिले में है, जयपुर के अंदर है। प्रमुख बांध कौन सा है, जमुआ रामगढ़ बांध है, जमुआ रामगढ़ बांध या जमुआए बांध अपने जिसे जानते हैं। और यहाँ पे क्या है, जयपुर को जलापूर्ति होती है, एशियन खेलों की प्रतियोगिता। और कालाखो की जो पहाड़ी है इसी नदी के पास में मीणा और गुर्जर जाति के जो लोग हैं निवास करते हैं, और मीणा जाति का जो उद्गम है वो कालाखो की पहाड़ियों से माना जाता है। तो ये प्रमुख बातें हैं अपने बाणगंगा नदी के बारे में। कर लिया नोट आपने, कर रहे हो नोट, कर लिया सभी ने, ठीक। अगली नदी की बात करते हैं, साबी नदी। साबी नदी उपनाम की बात करें तो उपनाम अपने को मिल जाएगा साहिबा नदी, साहिबा नदी। और अपने बात करें तो इसे नफजगढ़ का नाला भी कहा जाता है, नफजगढ़ का नाला। नफजगढ़ कहां पे पड़ता है, पता है किसी को? नफजगढ़ पड़ता है दिल्ली के पास में। राजस्थान से हरियाणा जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, साबी नदी है। ठीक है, तो बात करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि कहां से इस नदी का क्या है, उद्गम होता है। तो इसी प्रकार से डायग्राम बनाते हैं अपने। ये जो पहाड़ियां हैं, सेवर की पहाड़ी है, ये सेवर की पहाड़ी। इस सेवर की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है वो नदी कौन सी है, इसको थोड़ा सा क्या है, इसका जो बहाव है हम इस प्रकार से बनाते हैं। पहले इसका जो बहाव है वो राजस्थान में, और राजस्थान के बाद में कौन से जिले में है, कौन से राज्य में है, तो हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा में ये जाकर के आगे नफजगढ़ झील में गिरती है। कौन सी झील में गिरती है, नफजगढ़ झील में गिरती है। तो उद्गम लिख देते हैं, उद्गम सेवर की पहाड़ी से, सेवर की पहाड़ी से। उसके बाद में लिखते हैं बहाव के जिले, बहाव के जिले। तो ये जो नदी है, एक तो ये कुछ भाग तो इसका क्या है, जयपुर में बहता है, और उसके बाद में जयपुर के बाद ये अलवर में बहती है, और अलवर के बाद में कहाँ चली जाती है, तो अलवर के बाद में ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। एक बात ये भी लिख देते हैं, राजस्थान से
राजस्थान से हरियाणा जाने वाली, राजस्थान से हरियाणा जाने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी कौन सी नदी? साबी नदी, जो राजस्थान से कहां जाती है? हरियाणा जाती है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कौन से जिले में पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो पूछ लेंगे तो साबी नदी के किनारे है। जिला पूछ ले तो जयपुर जिला है। ठीक है, ये अपने बात है जो हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। राजस्थान में इसका मुख्य बहाव कौन से जिले में? तो राजस्थान में जो इसका मुख्य बहाव है वो कौन से जिले में है? अलवर जिले में। तो अपने लिख सकते हैं साबी नदी अलवर जिले की, अलवर जिले की मुख्य नदी है, मुख्य नदी है। अब अलवर, अलवर के बारे में कोई दो बातें बता दो। राजस्थान का क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड बोलते हैं। चलो ठीक है, क्यों बोलते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड? क्योंकि राजस्थान में जो सर्वाधिक शराब का जो उत्पादन होता है ना, शराब का उत्पादन, और शराब के उत्पादन में जो विदेशी शराब है ना, उसका जो उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? अलवर में होता है। और विश्व के अंदर जो सर्वाधिक विदेशी शराब का जो उत्पादन होता है वो स्कॉटलैंड में होता है, यूरोप के अंदर। इसीलिए अलवर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड बोलते हैं, स्कॉटलैंड कहा जाता है। दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पर उद्योगों का भी क्या हुआ है? सर्वाधिक विकास हुआ है। तो उद्योग भी यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। अपने जब राजस्थान के अंदर परिवहन पढ़ते हैं तो परिवहन के अंदर हम देखते हैं कि जो यहां से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है ये NH44 है, NH44 है। और इसी प्रकार से यहां से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो NH48 है। तो जो साबी नदी है ये NH48 को 2 बार काटती है, यानी कि NH जो 48 है वो इस प्रकार से गुजरता है, NH48, NH48 को 2 बार ये नदी क्या है? काटती है। तो एक बात ये नोट कर देते हैं, साबी नदी NH48 को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। साबी नदी NH48 को 2 बार काटती है। कर दिया नोट सभी ने? कर दिया नोट? कर दे साहब, इसको बना लो। जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा क्या है? सभ्यता है, जयपुर जिले में पड़ती है। जब सभ्यताएं आप पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि जोधपुरा भी क्या एक सभ्यता है और जयपुर जिले के अंदर है। और कई बार प्रश्न आया भी है कि जो जोधपुरा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे है। अगली हेडिंग लगाते हैं अपने रूपारेल नदी की। रूपारेल नदी पढ़ा है रूपारेल नदी के बारे में? सबसे पहले बात करते हैं उपनाम की। उपनाम,
उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें तो एक अपने को नाम मिलता है रूपनारायण नदी, रूपनारायण नदी, और एक इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है अपने को लसावरी नदी। तो नोट कीजिए आप, रूपनारायण नदी और लसावरी नदी कौन सी नदी के उपनाम है? रूपारेल नदी के उपनाम है। डायग्राम बना लेते हैं इसका। अरावली की चोटियां याद करवाई थी ना? उदयनाथ पहाड़ी पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? पड़ी थी उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में, अलवर से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और नदी अलवर से होते हुए किस ओर बहती है? भरतपुर की ओर बहती है। तो लिख देते हैं अफवाह क्षेत्र, एक तो अलवर में बहती है और दूसरी जो बहती है वो बहती है भरतपुर में। इस नदी के क्या है, कुछ स्थानीय नाम भी है, उन स्थानीय नामों की अपने बात करते हैं। तो एक तो अपने क्या है, अलवर के अंदर इसे वराह नदी बोलते हैं। अलवर में इसका क्या नाम मिलेगा अपने को? अलवर में, तो अलवर में इसे वराह नदी के नाम से जानते हैं, वराह नदी। ठीक है। और एक कौन से जिले में बहती है? भरतपुर के अंदर बहती है, तो भरतपुर में इसे बोलते हैं लसावरी नदी। किस नाम से जानते हैं? लसावरी नदी के नाम से जानते हैं। तो नोट कर दीजिएगा, लसावरी नदी बोलते हैं भरतपुर में और वराह नदी बोलते हैं अलवर में। ये जो नदी है, ये इस नदी का जो पानी है वो कौन सी झील में जाता है? मोती झील में जाता है, मोती झील में। और मोती झील को क्या बोलते हैं? भरतपुर की, भरतपुर की जीवन रेखा। इसे बोलते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। और क्या विशेषता है? निर्माण किसने करवाया मोती झील का? निर्माण तो निर्माण करवाया महाराजा, कौन सा महाराजा था? महाराजा सूरजमल। सूरजमल के बारे में क्या जानते हो? तो इसे बोलते हैं जाटों का प्लूटो, जाटों का प्लूटो कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून। जो मोती झील है, इस मोती झील के अंदर पाए जाते हैं नील हरित शैवाल। तो लिख देते हैं, इस झील में क्या पाए जाते हैं? नील हरित, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं इस झील में, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल कौन सी झील में पाए जाते हैं? मोती झील में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमें मोती झील नहीं पढ़ाई झीलों के अंदर, है ना? तो मोती झील हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो 2 बार पढ़ने की हमें आवश्यकता है नहीं उस चीज की। जो नील हरित शैवाल होते हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो अच्छी होती है ना? तो प्रोटीन की क्या होती है? इनमें प्रचुरता होती है। तो आप लिख सकते हो कि नील हरित शैवाल में प्रोटीन की क्या होती है? प्रचुरता होती है, प्रोटीन की प्रचुरता। अब देखो, जब क्या है, इस रूपारेल नदी के अंदर पानी अधिक होता है, तो पानी अधिक होने पर क्या है? बाढ़ आने की, भरतपुर के अंदर क्या है, बाढ़ आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो जब इस क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना बढ़ती है, तो इस पे क्या है अपनी बात करें तो यहां पर क्या है, एक प्रकार से बांध, एक बांध का निर्माण भी किया गया है, जिसे सीकरी बांध के अपने क्या है नाम से जानते हैं। तो अपने लिख देते हैं सीकरी बांध से एक नहर भी निकाली गई है, उसी के बारे में भी अपने बात करेंगे। तो ये आपने इतना नोट कर लिया ना। एक और डायग्राम बनाते हैं, इसमें अगर कोई बात आपने जो रह गई है नोट करने वाली, तो आप जल्दी से उसे नोट कर लें। फिर दूसरा डायग्राम अपने देखते हैं।
उद्गम कहां से हो रहा था? उदयनाथ की पहाड़ी से। उसके बाद में ये नदी बहते हुए अलवर में, और अलवर के बाद में ये कहां पे जा रही थी? भरतपुर में। कौन सी झील थी? मोती झील। अब क्या इस नदी में पानी की मात्रा ज्यादा होने पर क्या है, भरतपुर में बाढ़ आने की संभावना रहती है, तो इस पे एक बांध बनाया गया। इस बांध का नाम है सीकरी बांध। कौन सा बांध बनाया गया? सीकरी बांध। अब सीकरी बांध क्या करता है? इस पानी को क्या कर लेता है? अगर पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसे क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए सीकरी बांध का निर्माण किया गया। और इस बांध से अपने बात करें तो इस बांध से अपने एक नहर का भी क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, जिसे सुजान नहर के नाम से क्या है? जानते हैं। सुजान नहर का काम क्या है? तो सुजान नहर का काम है बाढ़ को नियंत्रित करना। तो हम एक नहर बना देते हैं, इस नहर का नाम है सुजान नहर। और सुजान नहर का कार्य क्या है? तो बाढ़ को नियंत्रित करना, बाढ़ को नियंत्रित करना। क्योंकि जो सीकरी बांध है वो पानी को रोक लेता है। अब पानी रोक लिया तो उस पानी को कहीं तो क्या है? आगे भेजना पड़ेगा। तो इस सुजान नहर के माध्यम से इस पानी की क्या कर दी जाती है? निकासी है वो कर दी जाती है। इसके बाद में अपने ये भी पढ़ते हैं कि जो भरतपुर का किला है, भरतपुर के किले का नाम क्या है? कौन सा किला है? लोहेगढ़ का किला है। और जो लोहेगढ़ का किला है ना, इस लोहेगढ़ किले की बात करें तो इस लोहे मान लेते हैं कि ये क्या है? लोहेगढ़ किला है। और इस लोहेगढ़ किले के चारों ओर खाई का निर्माण किया गया था। उस टाइम इसका निर्माण किया गया था, खाई का निर्माण किया गया था। और उस खाई के अंदर पानी भरा जाता था। क्या भरा जाता था? पानी भरा जाता था। कौन सी नहर से? सुजान नहर से उसके अंदर पानी भरा जाता था, ताकि कोई दुश्मन अगर क्या आक्रमण करता है तो उस आक्रमण को क्या है? अपने कमजोर किया जा सकता है ना। तो उस खाई के अंदर जो पानी भरा जाता था वो सुजान नहर से भरा जाता था। तो अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सुजान नहर है वो लोहेगढ़ को मोती झील से जोड़ता है, एक प्रकार से जोड़ने का, जो अपने बात करें तो सुजान नहर से जोड़ने का कार्य भी करती है। और बाढ़ नियंत्रण को जो कार्य करता है वो कौन सा बांध है? वो सीकरी बांध है। और भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो मोती झील को, भरतपुर की जीवन रेखा। तो हम लिख देते हैं विलुप्ति स्थल हमने लिख दिया था क्या? नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं विलुप्ति स्थल मोती झील। मोती झील। कितनी नदियां पढ़ ली हमने? 3 नदियां पढ़ ली। आज कितनी नदियां पढ़ी है? 3 हो गई ना। अगर अब देख लो, हमने एक पढ़ ली बाणगंगा नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी या रुंडित नदी के नाम से जिसे जानते हैं, विराट की पहाड़ी से उद्गम होता है और भरतपुर में वर्तमान में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। दूसरी साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, अलवर की मुख्य नदी है, NH 48 को 2 बार काटती है। और हरियाणा में नफजगढ़ के अंदर क्या है? नफजगढ़ झील का क्या करती है? निर्माण करती है। कुछ जगह आपको नफजगढ़ झील की बजाय क्या है? आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जो साबी नदी है वो गुड़गांव के मैदान में जाकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां, पानी ज्यादा होगा तो नफजगढ़ की झील तक ही पहुंच सकता है, अगर पानी कम है तो वो पहले भी क्या हो सकती है? विलुप्त हो सकती है। हमने जब ये स्टार्ट किया था तब हमने ये बात लिखी थी हमने कि जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां वह नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित है, लेकिन विलुप्ति स्थल उनका निश्चित नहीं है। पानी की मात्रा पर निर्भर करता है कि पानी कितना है। जितना पानी होगा उसी हिसाब से उस पानी का क्या होगा? बहाव होगा। तो ये प्रमुख अपने बात करें तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हो गई। अब जो अपने स्टार्ट करते हैं इसके बाद में, ये कर लिया ना नोट सभी ने। अब जो अपने स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है, क्या विशेषता होगी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की, उसकी भी अपने बात कर लेते हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र का मतलब सीधा सा है कि वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो लिख देते हैं वे नदियां जो प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल अरब सागर में गिराती है। अरब सागर में गिराती है। वो सभी नदियां किस कैटेगरी में आएगी? तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की कैटेगरी के अंदर उसे शामिल किया जाएगा। विशेषता क्या है अरब सागरीय अपवाह तंत्र की? तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की सबसे अच्छी विशेषता है कि अरब सागर के अंदर जो गिरने वाली नदियां हैं, एक तो वो कम बहाव वाली है, यानी कि लंबी नदियां नहीं। दूसरी बात करें तो ढाल अधिक है इन नदियों का। जब नदी का ढाल अधिक होता है तो पानी स्पीड से चलता है। पानी स्पीड से चलता है तो जो पानी के साथ में जो मलबा होता है, जो अवसाद होता है, वो सारा का सारा कहां चला जाता है? सागर के अंदर चला जाता है। अगर पानी की गति कम होगी तब तो उसका अवसाद क्या है? सागर में गिरने से पहले उस अवसाद का जमाव हो जाएगा। अब उस अवसाद का जमाव सागर में गिरने से पहले नहीं होता, उस अवसाद का जमाव कहां पे होता है? सागर में होता है। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं, फिर इसे समझ लेते हैं। तो हम लिख देते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां ज्वार नदमुख या अपने कहें कि एस्चुरी का निर्माण करती है। समझ लेते हैं कि ज्वार नदमुख या एस्चुरी क्या होती है। जैसे मैं दोनों ही बात समझा देता हूं। जैसे इस ओर जो नदियां गिर रही है, ये कौन सी नदियां हैं? अरब सागरीय अपवाह तंत्र में गिरने वाली नदियां या अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। और इस ओर जो नदियां गिर रही है वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। तो जैसे राजस्थान के अंदर बनास है, चंबल है, या जो काली सिंध नदी है वो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। जैसे अपने बात करें तो जैसे साबरमती हो गई, माही हो गई, या अपने राजस्थान की नदी में बात करें तो लूणी नदी होगी। तो ये सारी की सारी नदियां ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का भाग है। जैसे नर्मदा है, ताप्ती है। तो ये नदियां क्या है? जो नदियां आती है, जैसे मान लो जो अरब सागर के अंदर नदी आती है वो सीधी की सीधी, जैसे ये नदी है, तो ये नदी क्या करती है? यहाँ पे सीधी की सीधी आती है, और जैसे पीछे से आ रही थी वैसे के वैसे क्या है, ये सागर के अंदर आ जाती है। यानी कि इस नदी का एक तो ढाल अधिक होता है, ढाल अधिक होने के कारण पानी की क्या होती है? स्पीड अधिक होती है। स्पीड जब अधिक होगी तो उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जो नदी के अंदर जो मिट्टी होती है, अवसाद होते हैं, वो अवसाद इस किनारे पे जमा नहीं होते। वो कहां पे जमा होते हैं? सागर के अंदर जमा होते हैं। और सागर के अंदर अपने को पता है कि ज्वार भाटा आता है। जो ज्वार भाटा आता है, जब उच्च ज्वार आता है जिसे अपने ज्वार बोलते हैं, तो ज्वार का जो पानी है वो नदी के अंदर तक चला जाता है। और जो कुछ अवसाद अगर यहां भी जमा होते हैं, तो जब भाटा यानी कि निम्न ज्वार आता है तो वो सारा का सारा अवसाद किधर लेके आ जाता है? सागर के अंदर लेकर के आ जाता है। इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसे ज्वार नदमुख बोलते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं। इसके विपरीत जो आकृति होती है वो होती है डेल्टा। जो बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा के निर्माण करने का कारण क्या है? तो डेल्टा के निर्माण का जो मुख्य कारण है कि इन नदियों का ढाल सागर के पास में आकर के बिल्कुल कम हो जाता है। जब कोई नदी है, उस नदी का ढाल कम हो जाएगा, तो ढाल कम होने के साथ साथ उस नदी के पानी की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब नदी के पानी की स्पीड कम होगी तो पानी की स्पीड ही ये डिसाइड करती है कि वो कितनी मात्रा के अंदर अवसाद है वो आकर जो आगे है वो लेकर के जा सकती है। अगर ढाल है तो वो नदी है वो बड़े बड़े कंकर पत्थर भी लेकर के आ सकती है। अगर ढाल नहीं है, पानी की स्पीड कम होगी, तो बिल्कुल बारीक से जो बारीक कण है ना, उस बारीक से बारीक कण का जमाव भी नदी क्या कर देगी? इस स्थान पे जमाव कर देगी। अब जब नदी क्या है इस स्थान पर, मैं यह कहूं कि ये कोई नदी है, इस नदी का ढाल कम होने के कारण ये यहाँ पर जो नदी के अंदर बारीक मिट्टी है, अवसाद है, उसका यहाँ पे जमाव कर देती है या निक्षेपण कर देती है। तो ये भाग ऊंचा हो गया। ऊंचा होने के कारण क्या है, ये नदी है इस ऊंचे भाग को थोड़ा सा क्या टाल कर बहने लग जाती है। अब नदी का ढाल कम है, फिर ये यहाँ पे कुछ और अवसाद का जमाव कर देगी। जैसे यहाँ पे कुछ अवसाद का जमाव कर दिया तो यहाँ पे द्वीपनुमा आकृति बन गई। अब नदी क्या है इस प्रकार से क्या है, आगे से आगे इस प्रकार से टुकड़ों में टूट कर क्या है, बहने लगती है। और दूर से देखने पे ये आकृति है, ये त्रिभुज जैसी लगती है। और त्रिभुज जो आकृति है
ये अपने ग्रीक भाषा के अंदर बोले तो डेल्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। और जो बारीक मिट्टी का जमा हुआ है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डेल्टा मृदा है या डेल्टाई मृदा है। और सर्वाधिक क्या है? नवीनतम मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। दूसरा इधर देखें तो अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है वो किसी भी प्रकार के डेल्टा का या नवीन मृदा का निर्माण मुख्य रूप से नहीं करता। तो इतना इन दोनों के बीच में क्या है? अंतर है। तो अरब सागर की जो नदियां हैं वो किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ये जो प्रश्न है ये कई बार है वो आ चुका है पेपर में, और भी आगे आने की संभावना यहां से बनती है। तो ये आगे बात समझ में आपके, एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है। तो जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का या ज्वार नदमुख का क्या करती है? निर्माण करती है। हमने जब पढ़ा था कि अंतिम रूप से विलुप्ति के आधार पर जो नदियां हैं उन नदियों को हमने या अपवाह तंत्र उसे कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां, उसके बाद में हमने पढ़ा था अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और एक क्या पढ़ा था? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र पढ़ा था। तो अब हमने आंतरिक अपवाह तंत्र पूरा कर लिया और इसमें राजस्थान की कुल नदियों का कितने परसेंट आ रहा था? 60%। अरब सागर में कितना आ रहा था बताओ? 16 से 17%। और बंगाल की खाड़ी में 23 से 24% के आसपास आ रहा था। तो हमने सबसे बड़ा अगर पूछ ले कि राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र है। सबसे छोटा अपवाह तंत्र पूछ ले तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है। तो एक लाइन हम ये नोट कर सकते हैं कि यह राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। यह राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 16 से 17% है वो कौन से अपवाह तंत्र के अधीन आता है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अधीन आता है। कर लिया सभी ने नोट? कर दे साहब इसको। अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंदर जो सबसे पहले अपने नदी पढ़ेंगे वो नदी पढ़ेंगे लूनी नदी। लूनी नदी, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, जब शुरुआत हमने की थी तब हमने देखा कि जो राजस्थान की सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाली नदियां थी उन नदियों में एक नाम किसका था? लूनी नदी का था। कितनी नदियां थी जो सर्वाधिक जिलों से गुजर रही थी? 3 नदियां थी। कौन कौन सी थी? एक बनास नदी थी, एक लूनी नदी थी और एक चंबल नदी थी, ठीक है। कितने कितने जिलों से? 6 जिलों से ये गुजर रही थी। तो लूनी नदी भी कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से गुजरती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। उद्गम, अब इसके उद्गम को लेकर के थोड़ी सी अलग अलग बातें हैं। जब हमने पढ़ा था, झील पढ़ी थी, तो हमने कौन सी झील पढ़ी थी? एक आना सागर झील पढ़ी थी, एक पुष्कर झील पढ़ी थी, एक फोई सागर झील पढ़ी थी। अजमेर में 3 झीलें पढ़ी थी। तब मैंने एक बात लिखाई थी कि जो लूनी नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? बताओ कहां से होता है? पढ़ा था घर पे जाके? कहां से? झील पूछ रहा हूं, झील पुष्कर झील से या आना सागर झील से? आना सागर झील से। अगर पूछ ले नदी से उत्पत्ति पूछे तो आना सागर झील से, है ना। पहाड़ से पूछे तो पहाड़ के बारे में अपने कौन से पहाड़ से देखते हैं? कौन से पहाड़ से उत्पत्ति होती है? नाग पहाड़ से। तो कौन से पहाड़ से होती है? नाग पहाड़ से ही होती है। लेकिन जो वास्तविकता है ना, वो वास्तविकता ये है कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी का उद्गम 2 धाराओं से होता है।
कितनी धाराओं से होता है? 2 धाराओं से होता है। कौन सी है 2 धाराएं? तो एक है सागरमती और एक है सरस्वती। एक है सागरमती और एक कौन सी है? सरस्वती। ये सागरमती और सरस्वती जब दोनों धाराएं गोविंदगढ़ के पास में, गोविंदगढ़ पड़ता है अजमेर में, कहां पे पड़ता है? अजमेर में। गोविंदगढ़ के पास में आकर के आपस में क्या है? मिल जाती है। और गोविंदगढ़ से आगे जो इस नदी का नाम पड़ता है ना, वो नाम क्या पड़ता है? लूणी नदी पड़ता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर झील पूछ ले तो अन्ना सागर झील, अगर नॉर्मल पूछ ले कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो हम बोल सकते हैं अरावली की पहाड़ियों से या नाग पहाड़ से। अगर हमसे ऐसे पूछ ले कि किन 2 धाराओं से मिलकर के अरावली का अपने लूणी नदी का उद्गम होता है, तो सागरमती और सरस्वती नदी के मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है। दोनों धाराएं कहां मिलती है? तो गोविंदगढ़ अजमेर में आपस में एक दूसरे से क्या है? मिलती है। और उसके बाद में किस नाम से जानी जाती है? लूणी नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो अब अगर अपने इसको आगे छेड़ेंगे तो ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि लूणी नदी को हमें कम से कम 40 मिनट लगेंगे पढ़ने के अंदर, और आज हमारे पास है वो 40 मिनट है नहीं। तो आज हम क्या रिवाइज कर लेते हैं जितनी 5 मिनट बचे हैं उसके अंदर। तो हमने कौन कौन सी नदियां पढ़ ली है? एक हमने गग्गर नदी पढ़ी थी, है ना। तो गग्गर नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कालका की पहाड़ी से उद्गम होता है, तिब्बी राजस्थान से प्रवेश करती है, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, भटनेर दुर्ग और भद्रकाली माता का मंदिर इस नदी के किनारे पर है। सभ्यता है तो कालीबंगा सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है, बडोपल के पास सेम की समस्या आपने देखी है, उसमें गग्गर नदी का भी योगदान है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भी उसके अंदर योगदान है। और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि बडोपल के पास में है गग्गर नदी, इंदिरा गांधी नहर को क्या है? काटती है। ये बात भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद में अनूपगढ़ से होते हुए ये नदी कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। राजस्थान की एकमात्र क्या है? अंतरराष्ट्रीय नदी है। इस नदी का पाठ नाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने कौन सी नदी पढ़ी? काकनी, राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या है? सबसे छोटी नदी है। जैसलमेर में बहती है, कितने किलोमीटर बहती है? 17 किलोमीटर। और गग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? गग्गर नदी। अगली नदी कौन सी पड़ी थी? कांतली नदी। कहां से उद्गम होता है? खंडेला की पहाड़ी से। और विलुप्त कहां पे होता है? झुंझुनू और चूरू की सीमा पर, अलसीसर मलसीसर गांव के पास में। ये बात पड़ी थी। और जो झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी है। और कांतली नदी के अंदर जो अपवाह क्षेत्र है वो बीड़ कहलाता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का क्या करती है? निर्माण करती है। और झुंझुनू के बीड़ में राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य स्थित है। और मयूर पार्क कहां पे है? ठीक है। और जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है वहां पे पशुओं के लिए पौष्टिक है घास भी पाई जाती है। इसके बाद में हमने जो स्टार्ट की थी वो सांबर झील में जो गिरने वाली नदियां थी उनकी बात की थी हमने। उसमें हमने पढ़ी थी एक खारी, एक खंडेला, एक मेंथा और एक रूपनगढ़। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी नदी के किनारे है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है। मेंथा नदी की विशेषता क्या है? कि सांबर झील में सर्वाधिक लवण लेकर आने वाली नदी कौन सी है? मेंथा नदी है, ठीक है। और एक अपने बात की थी कि मेंथा नदी के किनारे एक गांव था लूणवा गांव, है ना। जैन धर्म का क्या था? प्रमुख केंद्र था। ये बातें हमने पढ़ी थी। और हमने ये पढ़ा था कि जो रूपनगढ़ नदी है उसके किनारे वर्तमान में एक निम्बारक नगर स्थित है। और निम्बारक नगर का जो पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है? सलेमाबाद है, सलेमाबाद। ये हमने पढ़ी थी। आज जो हमने नदी पढ़ी उसमें हमने कौन कौन सी नदी पढ़ ली? एक बाणगंगा जिसे रुंडित नदी के नाम से जानते हैं, अर्जुन की गंगा या ताला नदी के नाम से जानते हैं। जो जमुआ रामगढ़ बांध है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। जयपुर को उससे क्या होती है? जलापूर्ति। एक हमने नदी पढ़ी साबी नदी, सेवर की पहाड़ी से निकलती है, जोधपुरा सभ्यता है, NH48 को 2 बार काटती है और राजस्थान से हरियाणा जाने वाली एकमात्र नदी है और अलवर की प्रमुख नदी है। उसके बाद में हमने जो नदी पढ़ी वो कौन सी थी? रूपारेल नदी। मोती झील में गिरती है जाकर के, सीकरी बांध भी है इसके ऊपर, है ना। और हमने एक सुजान नहर के बारे में भी पढ़ा था, है ना। सुजान नहर का संबंध कौन सी नदी से है? तो रूपारेल नदी से है। सीकरी बांध भी कौन सी नदी पे है? तो रूपारेल नदी के ऊपर है। ये बातें हमने आज पढ़ी है। लूणी नदी को हम कल अपने वहां से आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज वो नदी है वो पूरी नहीं होगी।